Change is the only constant. Change is the only constant. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम कि ये जो स्टेज है ना शायद रोहित सर के लिए बना है ये वहाँ है। चलो ओके, तो लास्ट क्लास में जो एक गड़बड़ हुई थी ना, वो गड़बड़ को पहले तो कौन सा था, ये था बेटा और इसके ऊपर यहाँ पर नहीं टॉप ऊपर और डाउन। ओके, तो इसको हमने ना रीअरेंज तो किया, लेकिन गड़बड़ ये हो यार, इससे तो बेटर है कि हम कहीं और शिफ्ट कर ले भाई। पॉजिटिव चार्ज है ना यहाँ आएगा, हमने यहाँ बना दिया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ, तो इसके बाद तो 4 हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो उससे तो बेटर है कि ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा। ठीक है, चलो तो वो करेक्शन कर लो और अभी हम वेट करेंगे कि कुछ और बच्चे आ जाए। ये तो बच्चा है, एक्सपेक्टर का खेल है, मजारी का खेल है, ठीक है ना। तो मजारी जब वो बजाता है लो इफेक्ट होने के बाद वो अपना खेल चालू करता है। जब ब्रिज हेड कार्बन आता है तो हाइपर कॉन्जुगेशन में नहीं, ब्रिज हेड कार्बन भी 3, 4 और 5, क्योंकि वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ना, जहां पर भी देख लो, मैं तुम्हें हाइपर कॉन्जुगेशन का एग्जांपल देता हूँ, सबसे फेमस और सबसे कॉमन वाला, और वो ये है। तो यहाँ क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है, तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो ये पाई बॉन्ड में आ गया, पाई बॉन्ड में आ गया माने sp2 में आया, sp2 में आ गया माने उसकी बॉन्ड एंगल की रिक्वायरमेंट क्या है, 120 डिग्री है, माने प्लेनर रिक्वायरमेंट। ब्रिज हेड वाला कार्बन कभी प्लेनरिटी में आ ही नहीं सकता, इट इज 3 मेंबर, 4 मेंबर और 5। ठीक है, तो ब्रिज हेड पर अगर आपको हाइड्रोजन दिखे भी तो भी आप उसको कंसीडर नहीं करें। ठीक है, एंड ड्यू टू दैट रीजन ओनली ब्रिज हेड वाले कार्बन पर कार्बोनियम भी नहीं बनता है। अब मान लो कि मैं आपको यहाँ पर कार्बोनियम बनाकर दिखा रहा हूँ ऐसे, तो ये कार्बोनियम हाईली अनस्टेबल, क्यों? क्योंकि ब्रिज हेड वाला कार्बन है, ब्रिज हेड वाले कार्बन पर कभी भी कार्बोनियम स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बोनियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है माने प्लेनर है, और यहाँ प्लेनरिटी चलती ही नहीं। हाँ, अगर आपको ऐसा कुछ दे दिया जाए, ये स्टेबल, ये भी ब्रिज हेड है लेकिन ये स्टेबल है, क्यों? क्योंकि रिंग बहुत बड़ी है, तो रिंग अगर बहुत बड़ी है ना तो दैट कैन अचीव प्लेनरिटी, ये रिंग प्लेनरिटी अचीव नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये केवल एक्शन करेंगे, बट अगर हम ये पाई कार्बन वाले को बोले तो ये इधर शिफ्ट हो जाते, आपके डबल बॉन्ड बन गए, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर वाला बना दे। बट सर हमसे यही देखते हैं ना कौन ज्यादा अनस्टेबल है, भले हमें वो अनस्टेबल मतलब जो ज्यादा स्टेबल है उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाए, उसके बाद रीअरेंजमेंट करोगी ना तो जो है उससे तो ज्यादा स्टेबल होगा ही। वो वाला पार्ट भी ज्यादा स्टेबल बनेगा और ये वाला पार्ट भी ज्यादा स्टेबल बनेगा। देखना ये है कि दुखी कौन है, अनस्टेबल को ज्यादा, अनस्टेबल को, हाँ ये सब है। चलो भाई, आज हम देखने जा रहे हैं दैट इज कार्बन आयन। इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज,
ठीक है ना। और ऐसे तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट करना साफ है, ठीक है, लेकिन कभी कभी जनरेट हो भी जाता है, तो अगर जनरेट हो जाता है तो फिर उसको डिस्कस तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कार्ब एनायन ऐसा याद रखोगे ना तो आपके दिमाग में ठीक से उतर जाएगा, ठीक है। चलो, तो कार्बन कंटेनिंग स्पीसीज having negative charge on carbon atom is called carbanion. इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट, या तो ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिच है। क्यों? 8 इलेक्ट्रॉन्स around carbon, octet complete. लुईस बेस, और किसी को भी इलेक्ट्रॉन पेयर देखा कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, इसलिए वो क्या है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफाइल भी है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 with geometry, triangular pyramidal, मान लो कि मैं ले लेता हूँ CH3 के ऊपर माइनस, तो यहाँ CH H H, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये अमोनिया ही है। ये नाइट्रोजन दिख रहा है आपको, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6+1 हो गया नाइट्रोजन, NH3 ही है, चेक कर लो, ठीक है। इसके बाद स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है फ्लिपिंग की। फ्लिपिंग माने क्या? ये जो ऐसा दिख रहा है ना वो बिल्कुल ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसे नहीं होता है। चलो सब लोग यहाँ ध्यान दो, यहाँ बॉल पेन है, वहां पर क्या होगा, लोन पेयर होगी, तो ये पहले ना प्लेनर में कन्वर्ट होगा। तो ये sp3 है, तो sp3 में कहाँ जाएगा, sp2 में जाएगा, और फिर ये फिर से sp3 में कन्वर्ट होगा। तो ये जो था उससे क्या हो चुका है, बिल्कुल उल्टा हो चुका है। ऐसा है, मान लो sp3 है, तो ये धीरे 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 ये सारे प्लेन में जाएंगे, और ये sp3 से sp2 में जाएगा ना, तो ये sp2 है, तो ये 2pz में चली जाएगी है, और फिर ये ऊपर जाएगा। डोंट एक्सपेक्ट मच, मेरे हाथ में उंगलियां टूट जाएगी फिर ऐसे, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये ऐसा है तो फिर ऐसा हो गया, लेकिन ये ऐसे ऐसा नहीं होता है, ये पहले प्लेन में जाएगा, प्लेन के फिर ऊपर जाएंगे, ठीक है। लोन पेयर तो एक ही है, लेकिन वो sp3 में थी, ये sp3 में थी, हाइब्रिडाइजेशन प्लेन में गया तो sp2 हो जाएगा, तो वो 2pz में चली जाएगी, और फिर अल्टीमेटली बैक इनटू sp3। ये तीन जो है ना वो ऐसे है ना, वो प्लेन में चले जाएंगे, और हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे होगी, सॉरी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल 2pz जो बची है ना, sp2 है, तो एक बच्चे की ऑर्बिटल वो कौन सी होगी, 2pz। इस 2pz के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एंड देन इट कन्वर्ट्स बैक इनटू sp3, तो फिर से वो इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 में होंगे, ठीक है। देखो
कार्बन आयन जो है ना वो जनरली जनरेट नहीं होता है, जनरली वो जनरेट नहीं होता है, लेकिन वो कब जनरेट होता है? जब उसके एडजेसेंट कार्बन एटम पर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो ना, तो उस केस में वो जनरेट हो जाता है। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या तो -I से उसका नेगेटिव चार्ज का दुख खींच लेगा, या तो -M से वो इलेक्ट्रॉन का दुख खींच लेगा, तब जाकर के वो स्टेबिलाईज हो सकता है। तो कार्बन आयन एक्सेप्ट तो जनरेट नहीं करना चाहिए, नहीं होता भी है, नहीं होता है, लेकिन कब जनरेट कर सकते हैं आप? कि जब उसके एडजेसेंट कार्बन एटम पर कोई ऐसा, उसके ऊपर अटैच कोई ऐसा बंदा हो तो उसका नेगेटिव चार्ज का दुख खींच ले, इधर बाय -I, इधर बाय माइनस रेजोनेंस, या तो बैक बॉन्डिंग, या तो एरोमेटिसिटी। अगर ऐसा कुछ हो गया ना तो फिर उसकी स्टेबिलिटी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब मान लो कि आपको कंपैरिजन में ये दे दिया जाए CH and CHCl3, इन दोनों में एसिडिक नेचर कंपेयर करना है। तो एसिडिक नेचर कंपेयर करने के लिए हम जनरली क्या करते हैं? H+ रिलीज करते हैं, और H+ रिलीज करने के बाद जो बनता है कॉन्जुगेट बेस, उसकी स्टेबिलिटी हम कंपेयर करते हैं। तो इसका H+ में निकाल दूं तो ये कार्बन आयन बनेगा, चेक करो, बन गया कार्बन आयन। तो H+ निकल गया तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज का दुख आ गया। ठीक है, अब इसका H+ निकाल दूं तो यहाँ पर इस कार्बन पर भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज का दुख आ जाएगा। अब देखना ये कि इसके साथ जुड़े हुए बंदे इसका दुख किस तरह से कम कर पाते हैं। ठीक है, तो फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन की -I लगेगी और फ्लोरीन की भी क्या लगेगी? -I लगेगी। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0 और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.1। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा स्ट्रांगली खींच पाएगा एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है पता है? क्योंकि फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन के पास Mp3d ऑर्बिटल है, इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास भी है। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, उस इलेक्ट्रॉन पेयर का इसकी Mp3d ऑर्बिटल के अंदर बैक बॉन्डिंग का डोनेशन होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी मिलेगी। और आपको पता है कि बैक बॉन्डिंग इज द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेबिलिटी। तो होगा क्या कि दिख रहा है कि इंडक्टिव से कंपेयर करने जाओगे तो ये ज्यादा स्टेबल है, लेकिन इंडक्टिव तो बहुत बाद में आता है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये ज्यादा एसिडिक होगा। और एक कहानी और सुनो, मान लो कि यहाँ CHBr3 है और CHI3 है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा और यहाँ पर ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा। हाँ या ना? बोलो। तो इसमें Mp3d है, इसके पास Mp4d है और इसके पास Mp5d है। क्लियर है? अब इसके कार्बन की ऑर्बिटल कौन सी होगी? कार्बन की ऑर्बिटल तो 2p होगी, 2p3d ओवरलैप होगा यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ डोनेट करेगा तो ओवरलैप तो होगा, तो 2p3d होगा, ये 2p4d होगा और ये 2p5d होगा। दिस ओवरलैप इज गोइंग टू बी वर्स। क्यों? क्योंकि 2p और दूसरी है 5d, तो साइज में भी बहुत बड़ा डिफरेंस और डिस्टेंस भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है। अब देख लो बैक बॉन्डिंग कितनी पावरफुल स्टेबिलिटी है कि सबसे घटिया ओवरलैप जो है ना, सबसे पुअर ओवरलैप, कितना सुन लिया? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बेटर है। पूरा सेंटेंस डिलीवर करूंगा, आपको फील आनी चाहिए। The worst overlap is better than the best electronegativity. तो अगर इसका एसिडिक ऑर्डर निकालूं, इसका एसिडिक ऑर्डर निकालूं तो सबसे अच्छा कौन आएगा? क्लोरोफॉर्म, फिर आएगा ब्रोमोफॉर्म,
फिर आएगा आयोडोफॉर्म एंड लास्ट आएगा फ्लोरोफॉर्म। देखो अब ऐसे केसेस होते हैं ना, तब फ्लोरीन को उसकी औकात पता चलती है। ठीक है, लिखो। कहाँ जा रहे हो? चलो डन। अब कार्बन आयन के केस में आप लोगों को ये पूछ लिया जाए कि भाई ये ज्यादा एसिडिक होगा या ये ज्यादा एसिडिक होगा। तो एसिडिक होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डेफिनेटली हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा और उसका कॉन्जुगेट बेस बनाना पड़ेगा। तो इसमें से अगर ये हाइड्रोजन, ये और ये वाला तो निकालना भूल ही जाओ, वो नहीं निकलता। तो ये अगर मैं निकालूं तो H+ निकालूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ ऐसे। तो इसको देखें ध्यान से। तो इसमें और पहले तो साइक्लिक है, प्लेनर है, ऑल द एटम्स इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, और 2 + 2 + 2 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स इन रेजोनेंस। सो दिस इज एरोमेटिक इन नेचर। इसमें भी सारे पहले तो साइक्लिक है, प्लेनर है एंड ऑल द एटम्स आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। बोलो आज समझ में आ गई। तो इस केस में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो एसिडिक नेचर भी डेफिनेटली इसका ज्यादा होगा। ठीक है, देखो
मान लो कि यहाँ पर आपको ये सब्सटेंस दे दिया है, आपको ये बोल दे कि भाई इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, तो इसमें से H प्लस निकालोगे तो क्या बनेगा, इसमें से H प्लस निकालोगे तो ये, और इसमें से H प्लस निकालोगे तो ये बनेगा। ठीक है, जैसे ही H प्लस निकलता है ये एरोमेटिक बन जाता है और ऑक्सीजन पर आने वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। ये एक नॉर्मल रेजोनेंस है और ये एरोमेटिसिटी है। अगर आपको पूछ ले कि इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये ज्यादा स्टेबल होगा या ये ज्यादा स्टेबल होगा? नहीं, यहाँ बहुत बड़ी गलती हो जाती है, ये ज्यादा एसिडिक है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आने वाला दुख किस पर आ रहा है। इसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, इसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। अगर आपके पास दो ऐसी स्पीसीज आ जाए जिनमें दोनों पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो, तो फिर देखना है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, या तो रेजोनेंस है, नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर एक में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और एक में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो उसका डेफिनेटली ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज बेयर करने की कैपेसिटी ज्यादा ही है। ठीक है, तो अगर ये आ जाए और ये फिनॉल आ जाए, तो इस केस में डेफिनेटली इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो, सॉरी किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो। हाँ, लेकिन अगर आपको यहाँ में कोई अल्कोहल दे दूं, तो अल्कोहल में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा ना, तो ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है? क्योंकि उसका दोस्त जो है ना वो दुश्मन के बराबर है। तो अगर आपको ये पूछ ले यहाँ पर, मान लो कि यहाँ पर मैं तीसरा एक सब्सटेंस ऐड कर दूं, जैसे कि इथेनॉल, ये है A, ये है B, और तीसरा मैं यहाँ लगा दूं इथेनॉल, और इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बोल दे, तो यहाँ बनेगा CH3CH2O-। भले ही इसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, उसकी इलेक्ट्रॉन बेयर करने की कैपेसिटी ज्यादा है, लेकिन इसका दोस्त जो है ना वो प्लस आई, तो उसको डिस्टेबिलाइज कर रहा है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? B, फिर A आएगा एंड लास्ट में क्या आएगा? C। ठीक है ना, लिखो। तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर मोर स्टेबल है, लेकिन अगर अल्कोहल है ना तो फिर वो लास्ट में जाएगा। तो अगर मैं यहाँ कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की बात करूं, तो कार्बन आयन जो होता है ना स्टूडेंट, उसमें हम कार्बोनियम से बिल्कुल उल्टा कर सकते हैं।
ऐसा कार्बन आयन है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो वो क्या करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। -I से खींच सकता है, -R या तो -M से, दोनों एक ही वैसे खींच सकता है, माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन से खींच सकता है, या तो एरोमेटिसिटी से उसको स्टेबलाइज कर सकता है, या तो बैक बॉन्डिंग से भी स्टेबलाइज कर सकता है। तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन इसी के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो भाई इसकी हालत खराब है। +I से उसे दुखी कर सकता है, +R या तो +M से दुखी कर सकता है, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन से, एंटी एरोमेटिसिटी से उसको दुखी कर सकता है। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक है, लिख लो। अब कार्बन आयन जो है ना, वो कार्बन आयन से रिलेटेड कुछ बहुत ही गिनी चुनी रिएक्शंस है, जो रिएक्शंस के अंदर कार्बन आयन बनता है, जिसमें से सबसे फेमस जो है ना वो है डीकार्बोक्सिलेशन। अब ये क्या होता है भाई, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है माइनस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो उसे कहते हैं कार्बोक्सिलेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए उसे क्या कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ठीक है ना। तो ये डीकार्बोक्सिलेशन कुल मिलाकर 3 तरह से आप करवा सकते हैं, जिसमें से 2 मैकेनिज्म ऐसी है जिस मैकेनिज्म के अंदर कार्बन आयन इन्वॉल्व है, और तीसरी मैकेनिज्म के अंदर फ्री रेडिकल इन्वॉल्व है। ठीक है ना। तो डीकार्बोक्सिलेशन जो है उसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, चलो। हीटिंग ऑफ बीटा PWG एसिड, पहली मेथड। दूसरी मेथड यूज ऑफ सोडा लाइम, एंड तीसरी मेथड है जिसे कहते हैं कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। ये है C-, ये है C-, और ये है C.। टाइटल लगाएंगे हीटिंग ऑफ बीटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिड। अब इसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इस कार्बन पर मैंने लगा दिया C कार्बन। अब इसको देखो ध्यान से, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो जिस कार्बन पर जुड़ा है वो कार्बन अल्फा कार्बन है, और बीटा पोजीशन इटसेल्फ क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए।
बात समझ में आ गई। बीटा पोजीशन इससेल्फ क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, स्पेशली वो भी -m वाला, माने रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन खींचे ऐसा, ठीक है ना। तो इसको अगर आपने गर्म किया ना तो क्या होगा पता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड गोज एंड व्हाट यू गेट इज EWG CH2 और इसके ऊपर जुड़ जाएगा H। बात क्लियर है। चलो अब इसके डिटेल में जाएंगे और चेक करेंगे कि भाई इसकी मैकेनिज्म क्या होगी। तो EWG CH2 ये है C डबल बॉन्ड OOH, चेक इट, आया ना, क्लियर है। अब होगा क्या, ध्यान से देखो, यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है, चेक करो, A डबल बॉन्ड भी C है फ्री रेडिकल, लेकिन ये क्या होता है पता है, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है। अब ये होने की वजह से क्या होगा, EWG ये गर्म करते हो ना, तो दैट गर्मी माने थर्मल एनर्जी विल एक्ट एज एक्टिवेशन एनर्जी टू डू दिस सीक्वेंस। तो यहाँ EWG CH2 पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ ध्यान से देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, चेक करो, ये कुछ ऐसी स्थिति में है जिसमें ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज तो उसे बिल्कुल पसंद ही नहीं आता है। तो वो क्या करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जैसे ही वो अपनी तरफ खींचेगा H प्लस फ्री हो जाएगा, चेक करो, और जैसे ही ये H प्लस फ्री होगा ना, ये इसको खा जाएगा। क्या बना बताओ, यहाँ बना EWG CH2 के ऊपर H, और ये बन चुका है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलेशन माने ऐड होना, निकल जाना माने डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। ये तभी हो पाएगा, सबसे बड़ा पाप कर रहे हो यहाँ पर आप, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट करना पाप होता है, लेकिन हम पाप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उसको मदद करने वाला बंदा हमने यहाँ बिठा रखा। जैसे कि मैं यहाँ पर रिएक्शन ले लूँ, जैसे कि मैं ले लूँ CH3CO CH2 C डबल OH, चेक कर, तो ये C डबल बॉन्ड O है, इसको देखो C डबल बॉन्ड O, मैं इसका इंटरमीडिएट जनरेट करके आपको दिखाऊं, फिर डायरेक्ट लिख लेना, क्या ये इंटरमीडिएट बनेगा इसका, ये CO2H निकल गया, चेक करो, तो इंटरमीडिएट ये बनेगा, होगा क्या पता है, ये रेजोनेट करेगा, चेक करो, तो कार्बन पर आने वाला दुख जो है ना, वो ट्रांसफर होकर ऑक्सीजन पर चला गया, चेक करो। तो कार्बन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, उस पर दुख जनरेट हुआ, और दुख ट्रांसफर होकर किस पर चला गया, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। तो ये तो बेटर कंडीशन है ना। तो ऐसे दुख ले लेने वाला बंदा चाहिए, और वो भी सिर्फ -I वाला नहीं चाहिए, -M वाला चाहिए। क्यों, क्योंकि -I वाला क्या करेगा, सिर्फ पोलैरिटी अपनी तरफ खींचेगा। मान लो कि मैं यहाँ फ्लोरीन लगा दूं तो कुछ नहीं होगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ बॉन्ड की पोलैरिटी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जबकि ये क्या करेगा पता है, पूरा नेगेटिव चार्ज डिस्प्लेस करके अपने ऊपर ही ले लेगा। तो कौन सा EWG चाहिए हमें, ऐसा EWG चाहिए जिसका -M माने रेजोनेंस से खींचने वाला, बैक बॉन्डिंग से खींचने वाला बंदा चाहिए हमें। बैक बॉन्डिंग हो तो भी चलेगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट बैक बॉन्डिंग जनरेट कराना ऐसा बहुत आसान नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी कराना है तो कर सकते हैं। बातें क्लियर है। चलो, तो इसको अभी मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, तो क्या बनेगा, ये यहाँ बन जाएगा CH3CO CH3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर लेता हूँ जैसे नाइट्रो ले लूँ, और इसको, अच्छा कंपलसरी क्या है कि गर्म करना है। और सबसे इंटरेस्टिंग केस है मैलोनिक एसिड का। मैलोनिक एसिड समझते हैं, किससे कहते हैं, मैलोनिक एसिड। सबसे इंटरेस्टिंग क्यों बन जाता है, क्योंकि COOH जो है ना, उसका डीकार्बोक्सिलेशन कराना है, और ये COOH भी अपने आप में -M वाला ही ग्रुप है।
इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बाय रेजोनेंस। तो या तो ये डी कार्बोक्सिलेट हो जाए तो भी सही है, ये डी कार्बोक्सिलेट हो जाए तो भी सही है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी एसिटिक एसिड। इंटरेस्टिंग, बोलो, क्लियर, देख लो। चलो मैं आपको चलो इसे सॉल्व करें आप। इसको अगर हम गर्म करते हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा, इसको डीकार्बोक्सिलेशन होकर के हमें कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे और डेफिनेटली फाइनल प्रोडक्ट क्या होगी।
बोलो, कैन वी चेक? चलो, तो ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन को ध्यान से देखें, ये जो स्थिति है ना, ये बिल्कुल यही स्थिति है। चेक, एक कार्बन पर 2 COH, तो डेफिनेटली इसे गर्म करोगे तो क्या होगा, इसे गर्म करोगे तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। इसको गर्म करो तो यहाँ से भी एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। इसको गर्म करो तो यहाँ से भी एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। तो बचा क्या? तो यहाँ एक कार्बन डाइऑक्साइड बचा, यहाँ एक कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, यहाँ एक COH बचा, यहाँ एक COH बचा, और ये कीटोन है। अब इसको ध्यान से देखो, COH जिस कार्बन पर है उस कार्बन पर कीटोन है, COH जिस कार्बन पर है उस कार्बन पर कीटोन है। तो क्या ये यही स्थिति नहीं हो गई? चेक करो, COH जिस कार्बन पर है उस कार्बन पर कीटोन है, तो बीटा पोजीशन पर कीटोन है। चेक करो, तो COH जिस कार्बन पर अटैच है ये अल्फा कार्बन है, तो बीटा पोजीशन कीटोन है। COH जिस कार्बन पर है वो अल्फा कार्बन है और बीटा पोजीशन पर कीटोन है। इसका मतलब क्या हुआ पता है कि ये भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा। बोलो, क्या ये निकलेगा? तो COH जिस कार्बन पर है उस कार्बन पर ना तो यहाँ ना तो यहाँ कोई -M वाला ग्रुप नहीं है। तो यहाँ के 2 COH निकलेंगे, यहाँ के 2 COH निकलेंगे और यहाँ का एक COH निकलेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 5 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएंगे। बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो देख लो, सही किया आप लोगों ने, चेक करो। Part B, use of soda lime। तो सोडा लाइम क्या है? डेट इज NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर। तो इसको कहते हैं कॉस्टिक सोडा और इसको कहते हैं लाइम या तो क्विक लाइम। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बना है इसका नाम बनता है सोडा लाइम। ठीक है। अब अगर किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आपने सोडा लाइम के साथ गर्म किया NaOH प्लस CaO18, ठीक है, तो ये बन जाता है RH एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब ये जो है ना, इसकी मैं आपको एक सिंपल सी मैकेनिज्म जो ज्यादा प्रचलित है वो मैं आपको बताता हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप सोडा लाइम के साथ गर्म करते हो ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर NaOH जो है वो बेस है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन होगा और यहाँ पर बनेगा इसका सोडियम सॉल्ट। नाउ इफ वी कंटिन्यू हीटिंग विथ मिक्सचर के साथ हम गर्म कर रहे हैं, तो मिक्सचर के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा? तो अंदर NaOH है, तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप में ये होगा Na2CO3 दिख रहा है आपको? Na2CO3, ठीक है। तो ये क्या बन चुका है स्टूडेंट? ये बन चुका है Na2CO3 और यहाँ पर ये H इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? RH और आपको करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन या तो कोई भी -CO2 वाला जो भी कंपाउंड है ना वो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया। और इसमें ये बताया जाता है कि इसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना, कैल्शियम ऑक्साइड ये अपने आप में क्या है? यहाँ पर ये कैटलिस्ट का काम करता है।
ठीक है, लिख लो। देख लिया स्टूडेंट्स? तो अभी हमने जो देखा ना वो मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर टाइप की एक्सप्लेनेशन है, लेकिन वो सही नहीं है। वो क्यों नहीं है वो आपको देखकर पता चलेगा। तो सबसे पहला स्टेप तो है ना, डेफिनेटली इसमें हम डिनाई नहीं कर सकते भाई, तो सबसे पहला स्टेप तो यही होगा। तो भाई एसिड और बेस है तो उन दोनों के बीच में रिएक्शन होकर आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर ही मिलेगा। अब ये जो सॉल्ट है ना, सॉल्ट है, ठीक है ना, RCOO विच इज एक्चुअली RCOO माइनस एंड Na+। हम पढ़ रहे हैं कार्बन आयन, लेकिन ऊपर जो अपने मैकेनिज्म लिखते हैं उसमें कार्बन आयन ही नहीं है, ठीक है ना। चलो तो उस कार्बन आयन का हम जन्म कराएंगे। देख लो, ये यहाँ से यहाँ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ जाएगा। अब यहाँ पर RC देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनकर ये तो चला गया, और यहाँ पर आ चुका है कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। चेक कर, तो अब ये समझ लो कि मोस्ट ऑफ द केस में जब भी कार्बन आयन बन रहा होगा ना, वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगी, और वो भी ऐसा इक्विलिब्रियम होगा जो बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा, ना कि फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट करना सच पाप है। माने कार्बन कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज का दुख आ जाए, तो वो जनरली कार्बन पर नेगेटिव चार्ज खुद से बेयर करना नहीं चाहता है। तो ये रिएक्शन कैसी होगी? पहली तो बात है कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगी, और वो भी ऐसा इक्विलिब्रियम जो ज्यादातर फॉरवर्ड में जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड में जाएगा तो क्या बनेगा, बोलो, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और वो उसे पसंद नहीं है। अब यहाँ सुनना ध्यान से, अब यहाँ एक्चुअल रोल आता है किसका? कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या करेगा पता है? ये अगर कैल्शियम ऑक्साइड सिस्टम में है ना, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड को खा जाएगा और आपका फेवरेट कंपाउंड बनेगा, which makes these arrow a single forward direction arrow। क्यों? सोचो, लस एटेलियस प्रिंसिपल।
कि आपके पास दो प्रोडक्ट्स है, उसमें से अगर एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इनटू फॉरवर्ड डिरेक्शन। तो ये रिएक्शन का जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूअसली क्या होगा, कंटिन्यूअसली सिस्टम से बाहर निकलेगा। कौन निकालेगा उसे? कैल्शियम ऑक्साइड निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो दिस रिएक्शन शिफ्ट्स इनटू व्हाट, कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ क्या बना है स्टूडेंट? कार्बन आया ना, क्लियर। अब ध्यान से पहला स्टेप जो है ना, वहां पर आपको ये बंदा मिलेगा, वाटर, ठीक है। बन गया आपका हाइड्रोकार्बन RH जुड़कर, और यहाँ क्या है, OH माइनस बनेगा, ये Na प्लस और ये OH माइनस, क्या बना, NaOH। आपको वापस क्या मिला, NaOH वापस मिला। और रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है और एट द एंड हमें वापस मिल जाता है, उसे क्या कहते हैं? हाँ, तो यहाँ कैटलिस्ट कौन है? NaOH कैटलिस्ट है। और कैल्शियम ऑक्साइड का काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। आपने जो पहली मैकेनिज्म लिखी है ना, उसको देखो ध्यान से, उसमें समझाया ये जाता है कि कैल्शियम ऑक्साइड कैटलिस्ट है। हालांकि यहाँ बेसिक मीडियम प्रोवाइड करके कार्बन आयन जनरेट करने का काम जो है ना, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सोडियम सॉल्ट चाहिए। ये बनाने का काम करता है NaOH। एट द एंड वो हमें वापस मिल रहा है। इट इज नॉट कंज्यूम, व्हाट इज कंज्यूम इज कैल्शियम ऑक्साइड। तो अल्टीमेटली वो क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसकी रियल मैकेनिज्म ये है, और ये जस्टिफाई भी होती है। क्यों? क्योंकि ये R माइनस इसमें कार्बन आयन बनता है। बात समझ में आ गई? इसके एग्जाम्पल्स लेंगे ना तो फिर और जस्टिफाई होगा। इसे पहले लिखो आप। लेकिन मार्केट में चलता ये है, मुझे पता है। अब होता ये कि एक थिएटर पर है ना, के मेनन की एक मूवी लगी और एक थिएटर पर सलमान खान की मूवी लगी। तो सलमान खान की मूवी है ना, एक दिन में 25 करोड़ कमा लेगी, और के मेनन की कोई मूवी लगी है तो फिर वो हार्डली 10 दिन चले तो भी 2-5 करोड़ कमा पाती है। अब आप इन दोनों की एक्टिंग देखोगे ना, के मेनन को जानते हैं आप? ये डिफरेंस है। वो स्टारडम है जिसको एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती, वो ऐसे ऐसे ये बेल्ट ऐसे ऐसे हिलाता है, ठीक है ना, उसको कुछ भी नहीं आता है। एक बहुत पावरफुल वेब सीरीज आई थी जिसका नाम है स्पेशल ऑप्स। याद आ गया ना, वो अकेला बंदा है ना, चारों खान को एक साथ खा जाए, इतना पावरफुल एक्टर है। और शायद खाने के बाद डकार भी न ले। तो उसकी रियल एक्टिंग अगर कभी, बहुत सारी अच्छी मूवीज है, अगर उसकी रियल एक्टिंग कभी देखनी है ना, कॉम्पिटिटिव एक्टिंग, तो सरकार मूवी देखना। सरकार नाम की एक मूवी है। क्यों पता है? बिकॉज ही वॉज अगेंस्ट अमिताभ बच्चन।
चलो बढ़े आगे। और ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ना, ऐसे नहीं है, मैं पूरे डिटेल के साथ रीजन के साथ बताया कि सबसे पहले तो ये रिवर्सिबल क्यों होगा, क्यों, जो बनने वाला जो इंटरमीडिएट है वो कार्बन आयन है जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, वो उसे पसंद नहीं है। फिर भी ये रिएक्शन क्यों हो जाती है, क्योंकि उसमें कैल्शियम ऑक्साइड है जो कार्बन डाइऑक्साइड को खा जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंत्ज़ प्रिंसिपल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीजेस इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, चलो अब मैं आपको, अभी लिखना नहीं है, अब मैं आपको यहाँ पर मान लो कि यहाँ एसिटिक एसिड है और यहाँ एसएल हीटिंग है, तो क्या बनेगा, मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ये सब्सटेंस, यहाँ एसएल हीटिंग है तो यहाँ इथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। देखो सबसे इंटरेस्टिंग चीज लिखा तो ऐसे ही जाता है, हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट योर प्रोडक्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट। और मार्केट में क्या चल रहा है, प्रोडक्ट इज Na2CO3। देखो ऊपर, इसके ऊपर जो लिखा उसमें प्रोडक्ट क्या है, उसमें तो Na2CO3 है ना। और कुछ लोग ऐसे भी समझाते हैं कि हाँ भाई देख लो ये हो गया डीकार्बोक्सिलेशन, क्या बना, ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, और आपके पास क्या है NaOH है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये बेस है और ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो एसिडिक ऑक्साइड होगा। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होकर Na2CO3 प्लस H2O बन जाता है। खुश रहो। हाँ वो केमिस्ट्री इज सुपर मिस्ट्री। अब यहाँ से ये यहाँ जुड़ेगा, ठीक है ना, तो यहाँ प्रोपेन बनेगा। और यहाँ पर मैं टर्शरी ब्यूटाइल लगाता हूँ और इसको अगर गर्म करेंगे ना तो आइसोप्रोपेन बनेगा। पहले तो ये आइसोब्यूटेन बनेगा। ये कैसे समझ लो, कैसे ये H यहाँ आ जाएगा, चेक करो। ठीक, इन सभी का कार्बोक्सिलेशन करवाया, डीकार्बोक्सिलेशन, और डीकार्बोक्सिलेशन का रेट निकाला तो क्या रेट आया पता है, रेट आया ये कि R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3 ग्रेटर देन R4 है। क्यों ऐसा आया होगा, ये ऐसा प्रैक्टिकली आया ना, ये प्रूव कर रहा है कि हमने जो लास्ट लिखी ना वो मैकेनिज्म सही है। क्यों, क्योंकि इसका इंटरमीडिएट क्या बनेगा, R माइनस, देख लो मैकेनिज्म, इसका इंटरमीडिएट बनेगा R माइनस, इसका इंटरमीडिएट बनेगा R माइनस, और इसका इंटरमीडिएट बनेगा R माइनस। चेक कर लो भाई, इसकी स्टेबिलिटी सबसे खराब है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर 3 मिथाइल की प्लस है, इस पर 2 मिथाइल की, इस पर 1 मिथाइल की, और इस पर कुछ नहीं। बोलो सही जा रहे हम लोग। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो मैकेनिज्म लिखी ना वो प्रॉपरली करेक्ट है। इसमें बहुत स्टेप आगे बढ़ते हैं। मान लो कि मेरे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसको अगर मैं गर्म करूं तो क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ चला आएगा, ठीक है, तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्रोपीन बनेगा। और अगर मेरे पास यहाँ PH CH2C डबल OH है, इसको अगर मैं गर्म कर लूँ तो यहाँ बनेगा PH CH3 टॉल्यूइन बनेगा, चेक करो, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन दोनों को कंपेयर करो तो यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस एलाइल कार्बोनियम आयन बनेगा, रेजोनेंस स्टेबिलाइज है, चेक करो, ठीक है। और यहाँ जो बनेगा वो क्या होगा, वो बेंजाइल कार्बोनियम आयन बनेगा, चेक करो, वो भी रेजोनेंस स्टेबिलाइज है। तो इसमें रेजोनेटिंग फॉर्म 2 बनेंगे, इसके रेजोनेटिंग फॉर्म 4 बनेंगे। ये यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, तो इसके मोर रेजोनेटिंग फॉर्म है, तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है, ये मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल। तो ये है R5 और ये है R6। अब आपको पूछे कि इसका रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन बताओ,
ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। अब आपको पता ही नहीं कि उसका इंटरमीडिएट क्या है, कैसे सॉल्व करें। लेकिन अब आपको पता है, तो सबसे ज्यादा रेट किसका आएगा पता है? R6 होगा, फिर आएगा R5, फिर आएगा R4, हाँ R1, R2, R3, R4, ठीक है ना। लगा लो इस पर जो चांस सारे लगाने, ठीक है, देख लो। चलो इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम कौन सी आपकी? कब है? ये जो परसों था वो फ्राइडे को है, केमिस्ट्री का। और वो क्या है? ये सब्जेक्टिव है। नहीं ये मंडे टेस्ट नहीं हुई थी, इस मंडे की टेस्ट पोस्टपोन करेंगे फ्राइडे को है, और वो एमसीक्यू है, माने JEE नहीं की। ओके, मैं तो सुबह उठकर पेपर ही बनाता रहता हूँ। आप लोगों का एवरी वीक होता है, फिर ऊपर जो 12th वालों का होता है वो होता है, 11th का होता है, और उस सेंटर का, और जो एलन के जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं उनका होता है। गुड क्वेश्चन, ये लिख तो लो। अब देख लो, मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि वो ईथर में क्यों करते हैं, ठीक है ना। बेंजीन में क्यों नहीं कर सकते ना, इसका आंसर मैं तुम्हें नहीं बताऊँ। क्यों? क्योंकि फिर बेंजीन के बदले वो कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि ईथर में क्यों करना चाहिए। मॉइस्चर वाला फैक्टर।
लिखना अल्काइल हैलाइड की जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होती है ना तो उसमें से RMgX बनता है। अल्काइल एराइल कोई भी हैलाइड चल जाएगा यहाँ। तो इसको ध्यान से देखो, पहले तो ये समझ लो कि ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है। अगर ये कोवेलेंट कंपाउंड है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नीशियम के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। माने ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो RMgX अगर आप ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हो ना तो ये हो गया ईथर के मॉलिक्यूल। चेक करो, ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से, और ये ऑक्सीजन भी मैग्नीशियम को कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब इस मैग्नीशियम के आसपास 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले तो वो ऑक्टेट कंप्लीशन से उसको स्टेबल करेगा। दूसरा रीजन ये है कि अपने आप में बहुत ही रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसा है जिसमें से आप इन फ्यूचर जब ग्रिग्नार्ड पढ़ोगे ना तो ऑलमोस्ट सारे फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड बन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना वो एटलीस्ट ऑक्सीजन के साथ तो आपको उसको बचाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाकी सारे रिएक्टेंट ऐसे हैं जिसको आपको बाहर से ऐड करने पड़ेंगे, लेकिन ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में ही पड़ा है। तो ये एटमॉस्फेयर में ही पड़ा है तो डेफिनेटली ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास चला जाएगा, उसको कुछ ना कुछ किसी में, मैं आपको बता दूं, वो अल्कोहल में उसको कन्वर्ट कर देता है। लेकिन उसको ऐसे बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो ये है आपका क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये है आपका इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना। इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। किसमें बना है सॉल्यूशन? ईथर में, स्पेशली ड्राई ईथर। और वो कौन सा लेते हैं? वो होता है डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर ड्राई क्यों लेते हैं? फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप की मेटल कहीं पर भी हो ना तो समझ लो कि मीडियम शुड बी ड्राई, नहीं तो एक्सप्लोजन ही होगा। फर्स्ट ग्रुप माने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्टोनशिप। इतने बंदे अगर है ना, एटमॉस्फेयर ड्राई ही रखना, अगर मॉइस्चर लगा दी ना, बात खत्म, प्रोडक्ट मिलने से पहले सब एक्सप्लोजन में खत्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ वर्ड क्या है? ड्राई। और ये ईथर जो है ना उसका बॉइलिंग पॉइंट 35 डिग्री सेल्सियस है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। तो वो नॉर्मल कंडीशन पर अगर यहाँ पर मैं 1 लीटर पानी फैला दूं तो क्या होगा? कल आएंगे, भले ही मानसून है फिर भी वो पानी यहाँ मिलेगा नहीं आपको। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे इवेपोरेट होता है। कितना बॉइलिंग पॉइंट? 100। इसका कितना है? 35। तो ये तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से वेपर में जाता रहता है, माने उसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना। उसके ऊपर हम नहीं जाते, माने क्या होगा? ये वेपर में यहाँ जाता रहता है। इसको ऐसे खुला रखते नहीं है, मैंने खुला रखा है, ऐसे रखते नहीं है, मैंने खुला रखा है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ ड्राई ईथर मीडियम में क्या है? ग्रिग्नार्ड है। यहाँ क्या होगा? उसके ऊपर उसकी ड्राई ईथर की वेपर पड़ी हुई होगी, तो एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन है ना वो इसके ऊपर अटैक नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर है ना ड्राई ईथर की वेपर का एक प्रोटेक्टिव लेयर बना। ये बहुत लोग समझाएंगे, ये जनरली नहीं मिलेगा। बेंजीन है तो बेंजीन इतना इफेक्टिवली नहीं कर पाएगा ये काम। हालांकि बेंजीन का भी बॉइलिंग पॉइंट तो वाटर से कम ही है, 7 से 8 डिग्री सेल्सियस, लेकिन प्राइमरी रिक्वायरमेंट है ना वो ही सेटिस्फाई करने में वो फेल होता है। कौन सी प्राइमरी रिक्वायरमेंट? ये ऑक्टेट कंप्लीशन, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।